पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमला उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। जिन लोगों की जान गई उसमें यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। वहीं भारतीय खुफिया एजेंसियों का दावा है कि हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इसे लेकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने जवाब देते हुए कहा कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। पूरी दुनिया ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। पीएम मोदी खबर मिलते ही अपना सऊदी दौरा बीच में ही खत्म कर वापस लौट आए और उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ही हमले की निंदा की है। बैठक में NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव ने पहलगाम अटैक को लेकर उनको ब्रीफिंग दी। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे। उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया और अस्पताल में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात भी की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देर शाम को वो दिल्ली वापस लौट आए, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS की बैठक में वो शामिल हुए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इससे पहले राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें तीनों सेना प्रमुख ने तैयार होने की बात कही है और साफ कर दिया है कि सरकार के आदेश पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो मामले की जांच भी तेज हो गई है। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तल्लाह बताए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि हमले में 4 आतंकी शामिल थे, जिसमें से 2 स्थानीय और 2 पाकिस्तान निवासी थे। सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया में जांच अभियान छेड़ दिया है। कश्मीर में अलग अलग जगह से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस हमले के विरोध में पूरा जम्मू और कश्मीर आज कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे भारत पर सीधा हमला करार दिया। खड़गे ने कहा कि पूरा देश सदमे में है। एक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम सब एक हैं और हम लड़ेंगे। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पार्टी सरकार के साथ समन्वय और सहयोग के लिए तैयार है। खड़गे ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद और अलगाववाद का डटकर मुकाबला किया है, जिसमें उनके शीर्ष नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इस बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC ने 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे दिल्ली में एक आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में पहलगाम हमले और पार्टी की आगामी रणनीतियों पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 23 अप्रैल की रात अमेरिका दौरे से लौटकर इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि पहलगाम हमले में 28 लोगों की जान गई है और 12 से ज्यादा पर्यटक घायल हुए हैं। CWC की इस बैठक में देश की सुरक्षा स्थिति के साथ साथ संगठन में बड़े बदलावों पर भी चर्चा हो सकती है। राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात में पार्टी को मजबूत करने के लिए संरचनात्मक बदलावों का जिक्र किया था। कांग्रेस इस बैठक के जरिए सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठाने और आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने की कोशिश करेगी। पार्टी एकजुटता का संदेश देकर जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। अब देखना होगा कि इस बैठक से क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। बिहार की सियासत में एनडीए के अंदर सीएम पद को लेकर खींचतान तेज हो गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए बीजेपी अपनी रणनीति के तहत नए चेहरों को सामने ला रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नीतीश मिश्रा को मुख्यमंत्री पद के लिए सही बताकर सनसनी फैला दी है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम भी जोर शोर से उछाला जा रहा है। वहीं हाल ही में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने तो साफ साफ कह दिया था कि 2025 का विधानसभा चुनाव सम्राट चौधरी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके अलावा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी सीएम पद की दौड़ में शामिल है, जिससे एनडीए में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बन गई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रही है ताकि वो अपने पसंदीदा नेता को मुख्यमंत्री पद पर ला सके। जायसवाल ने नीतीश मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि वो काबिल और जीनियस मंत्री हैं। मेरा बस चले तो मैं उन्हें सीएम बना दूं। ये बयान नीतीश कुमार के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर सम्राट चौधरी की युवा छवि और कुशवाहा समुदाय में पकड़ को बीजेपी भुनाना चाहती है। चिराग पासवान और मांझी की सक्रियता भी गठबंधन में तनाव बढ़ा रही है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी नीतीश को यह संदेश देना चाहती है कि उनकी जगह लेने वाले कई विकल्प मौजूद हैं। 2025 के चुनाव से पहले ये सियासी दांव नीतीश को गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मजबूर कर सकता है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस दबाव में आते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड में नियुक्ति के नियमों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 2 शर्तें अनिवार्य हैं।
पहली शर्त, व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए और दूसरी शर्त, वो संसद, राज्य विधानसभा या बार काउंसिल का सक्रिय सदस्य हो। कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट के उस फैसले को गलत ठहराया जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल की सदस्यता खत्म होने पर वक्फ बोर्ड की सदस्यता रद्द होने का कानून स्पष्ट नहीं है। ये मामला मणिपुर के मोहम्मद फिरोज अहमद खालिद से जुड़ा है। खालिद को दिसंबर 2022 में बार काउंसिल का सदस्य चुने जाने के बाद फरवरी 2023 में मणिपुर वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। उनकी नियुक्ति उस व्यक्ति की जगह हुई थी जो बार काउंसिल का चुनाव हार गया था। मणिपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खालिद की नियुक्ति को सही माना था, लेकिन डिवीजन बेंच ने इसे पलट दिया। डिवीजन बेंच का कहना था कि कानून में यह साफ नहीं है कि बार काउंसिल की सदस्यता खत्म होने पर वक्फ बोर्ड की सदस्यता भी रद्द होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून का हवाला देते हुए कहा कि अगर बार काउंसिल की सदस्यता समाप्त होती है तो वक्फ बोर्ड की सदस्यता भी अपने आप रद्द हो जाएगी। इस फैसले से वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों के लिए स्पष्ट नियम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने अभी से राज्य का सियासी पारा गर्मा दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें एनडीए के अंदर चल रही तनातनी पर टिकी हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान के बयान ने सियासत को गर्मा दिया था और अब खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। अब मुलाकात की इस तस्वीर ने चर्चा गर्मा दी है। कयास है कि कहीं बीजेपी चिराग के साथ मिलकर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई रणनीति तो नहीं बना रही है। कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान की ओर से कहा गया था कि बिहार उन्हें पुकार रहा है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के बयान को लेकर ही बीजेपी की ओर से उन्हें तलब किया गया था। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने उनके बयान पर उनसे विस्तार से बात कर कुछ जरूरी निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद से चर्चा चल रही है कि बीजेपी नीतीश को सीएम पद से हटाने की रणनीति बना रही है और इन कयासों को बल तब मिल गया जब चिराग पासवान के बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती ने कहा कि राज्य को एक ऊर्जावान और दूरदृष्टि रखने वाले फिट नेता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। चुनाव के बाद जो भी सत्ता में आएगा वो अगले 20 से 25 वर्षों के लिए राज्य की यात्रा को आगे बढ़ाएगा और उसे आकार देगा। ये केवल एक दूरदर्शी और स्वीकार्य नेता ही कर सकता है। मेरी पार्टी का मानना है कि चिराग पासवान फिट और सक्षम है। भारती के बयान को सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला माना जा रहा है और बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए वो तैयार है। इसके बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश के खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना। संविधान के आर्टिकल 142 को लेकर इस समय पूरे देश में जबरदस्त चर्चा हो रही है। इसके अधिकार को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और अब इसे लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई गई। याचिका में आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिली पावर हाई कोर्ट को भी देने की मांग की गई। तर्क ये दिया गया कि इससे हाई कोर्ट भी विवादित मामलों में फुल जस्टिस करने के लिए जरूरी कोई भी आदेश पारित कर सकेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि याचिका में की गई अपील गलत धारणा पर आधारित है और अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं, हाई कोर्ट को नहीं। कोर्ट ने आगे याचिकाकर्ता से सवाल करते हुए कहा कि क्या संविधान में संशोधन किए बिना ऐसा किया जा सकता है? हम संविधान के कुछ हिस्से को तो रद्द कर सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। आपकी यह अपील मंजूर नहीं की जा सकती। इस पर याचिकाकर्ता का कहना था कि संवैधानिक पीठ इस मुद्दे पर फैसला ले सकती है, जिस पर जस्टिस ओका ने जवाब देते हुए कहा कि संवैधानिक पीठ संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सवाल किया कि फिर मैं कहां जाऊं? तो जस्टिस ओका ने जवाब दिया कि आप संसद जाएं, हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि वो संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी विधेयक की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। बेरोजगारी ने पहले से ही लोगों की कमर तोड़ दी है। युवा परेशान है, आम लोग परेशान हैं और अब उनकी परेशानी को बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर सामने आई है। वर्ल्ड बैंक ने देश के विकास दर के अनुमान में कटौती कर दी है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी इस संस्था ने टैक्सिंग टाइम्स नाम से साउथ एशिया डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के ग्रोथ रेट को 6.7% से घटाकर 6.3% कर दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के पीछे का कारण ग्लोबल आर्थिक कमजोरी, नीतिगत अनिश्चितता और सार्वजनिक पूंजी निवेश में अपेक्षा से कम प्रगति है। हालांकि वर्ल्ड बैंक की तरफ से यह भी कहा गया है कि निजी निवेश को मौद्रिक सहजता और नियामकीय सुधारों से कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन वैश्विक मंदी और घरेलू नीति की अनिश्चितता इसका असर कम कर सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी भारत की विकास दर के अनुमान को 6.5% से घटाकर 6.2% कर दिया था। ऐसे में मोदी सरकार की विकास नीतियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रुपया दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, विकास दर घटती जा रही है,
लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है, यानी जनता के लिए कहीं से भी राहत के संकेत नजर नहीं आ रहे। ऐसे में लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ भी गुस्सा देखा जा रहा है कि आखिर वो वादे कहां गए। पीएम मोदी ने बजट सत्र के बाद कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन अगर ग्रोथ रेट में इस तरह की गिरावट होती है तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी एक सपना मात्र रह जाएगा।